हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो बच्चों, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रकाश का परिचय और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में और दर्पण के बारे में। लेकिन उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था प्रकाश का परिचय और प्रकाश का परावर्तन, उस पर आधारित कुछ क्विज है, यानी कि मेंटल क्विज क्वेश्चन की आप लोगों ने अगर अच्छे से उसको पढ़ा होगा पहले लेक्चर को मेरे, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन पर आधारित कुछ 5 प्रश्न है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसे क्विज ये हर एक लेक्चर के प्रारंभ में आपको कराए जाएंगे एक दिन पहले के, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था उसके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ठीक है। उसी पर आधारित हैं जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था प्रकाश के परिचय में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दे रखा है 0, और ऑप्शन हमारा सेकंड दे रखा है अनंत, और ऑप्शन हमारा थर्ड दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और फोर्थ दे रखा है माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो आपके लिए समय है 15 सेकंड। तो चलो, ये 15 सेकंड का समय होता है ओवर आपके लिए, ठीक है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। मैंने जब आपको प्रकाश का परिचय पढ़ाया होगा, जब मैंने ये बिंदु बताया होगा, आपको कहा होगा कि इसको याद कर लो। अब फोकस दूरी क्या होती है वो आपको अभी क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश की निर्वात में चाल है, ठीक है। प्रकाश की निर्वात में कितनी चाल होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सेकंड दे रखा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन फोर्थ दे रखा है इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों में से कौन सही हो जाएगा। तो आपके टाइमर स्टार्ट होता है आपका। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया था, प्रकाश के परिचय में ही पढ़ाया है मैंने। तो इसमें से ऑप्शन बताइए। देखो, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक ये भी, और किलोमीटर में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर। और इसमें क्या बोला है ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि ये सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जो मीटर पर सेकंड में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर में क्या होती है 3 लाख किलोमीटर, इसलिए फर्स्ट और दोनों सही इसमें दे रखा है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्विज का क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1, और ऑप्शन सेकंड दिखाई दे रहा होगा आपको 2, और ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको 3, और ऑप्शन फोर्थ 4। तो बताइए प्यारे बच्चों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो परावर्तन के हमारे कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, मैंने आपको बताया था परावर्तन। तो पहला नियम तो यही था कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के, प्यारे बच्चों बताया था ना आपको, याद करो, वहीं कल बताया था जब कल वाला लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था, आपतित प्रकाश किरण कामा परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना था प्रकाश के परावर्तन का ऐसे, और इस पर ऐसे चिकनी और पालीदार सतह कर रही थी। एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी और एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, ठीक है। और डॉट डॉट करके एक काल्पनिक अभिलंब खींचा था। जो प्रकाश किरण आती है इसे आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं, जो प्रकाश किरण जाती है इसे परावर्तित प्रकाश किरण बोलते हैं। और ये देखो तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही परावर्तन का दूसरा नियम था कि आपतित प्रकाश किरण कामा परावर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। देखो एक ही तल पर है, ठीक है। तो परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलो क्विज नंबर हमारा फोर्थ क्या कहता है, क्विज का 4th नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था प्रकाश के स्पेशल केस में प्यारे बच्चों, याद करो। तो कितने डिग्री कोण बनता है प्यारे बच्चों, तो ये 0 डिग्री कोण बनता है प्यारे बच्चों। कितने डिग्री कोण बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो कितने डिग्री कोण बनता है, 0 डिग्री कोण बनता है। इसको याद रखना है आप लोगों को, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है आपको, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना प्यारे बच्चों, 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, प्रकाश चलता है, प्रकाश चलता है कैसी रेखा। देखो तो पहला ऑप्शन दे रखा है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चलता ही नहीं है, और 4th ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से।
तो मैंने आपको ये भी प्रकाश के परिचय में बताया था। तो प्रकाश प्यारे बच्चों सीधी रेखा में गमन करता है। इसका परीक्षण हमने कैसे किया था, एक गज्जू था और गज्जू का भाई था। गज्जू का भाई कौन था, टकलू, टकलू नाम उसका रखा था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्विज। आज हम क्या पढ़ेंगे तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम देखो प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, उसके बाद जानेंगे किस, दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण के किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। बस इतना आज 2 टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, तो आप लोग पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। चलो तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। ठीक है, चलो प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब प्यारे बच्चों। ठीक है, इमेज, इमेज क्या होती है। ठीक है, तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात, ध्यान से सुनना, दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। वहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई प्रकाश किरण है, जैसे ये प्रकाश किरण है। ठीक है, ये दर्पण है, कोई दर्पण है। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे निकल गई, फिर एक प्रकाश किरण आई, ये ऐसे आई, ऐसे निकल गई। तो यानी कि यहाँ पर मिलती हैं ये दोनों, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर जहाँ पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है मेरे लाडलो। क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और NOT करके एक नोट, वेरी वेरी नोट इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या बोलती है कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब के प्रकाश, जो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2। जब 2 प्रकाश किरणें होंगी जब ही प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कोई दर्पण है, इसका ये क्या है, परावर्तक सतह जो बना रखा है हमने। ठीक है, तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, कितनी, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। चलो अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं उनको। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखना प्यारे बच्चों, पहला क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको दिखाई दे रहा होगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक यानी कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, रियल इमेज, रियल इमेज बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखो जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, क्या है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। याद रखना प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिले तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का देखो पहला बिंदु क्या दे रखा है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है प्यारे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसको याद रखना, बहुत काम आता है। और सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या लिखा है इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब लिखा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई वास्तविक प्रतिबिंब है उसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिले वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और उसमें पहला बिंदु हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब पर। किस पे, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब को ध्यान से देखना प्रकाश प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं प्यारे बच्चों, क्या, जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यही देखो मैंने लिख रखा है, जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। ये क्या होता है, ये हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या सीधा बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब है ये हमेशा सीधा बनता है। और वो कैसा बनता था, सीधा उल्टा बनता था। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या था, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहीं से आपके बोर्ड पेपर में, किसमें, बोर्ड पेपर में
एक क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, यहीं से आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। क्या बनता है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो। तो आप लोग यही पहले लिखना वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देना और इसके दोनों बिंदुओं लिख देना, ठीक है। इस साइड आभासी प्रतिबिंब लिख देना, ऐसे बीच से ऐसे रो खींच के इस साइड ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लिख सकते हैं, इस साइड लिख लेना वास्तविक, इस साइड आभासी, इनके बिंदु लिख लेना कुछ, ये इस तरह से अंतर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। चलो तो अब क्या पढ़ेंगे, दर्पण। हमारा प्रतिबिंब हो गया समाप्त। अब हमारा अब क्या बचा है हमको पढ़ने को, दर्पण। दर्पण के बाद क्लास का कर देंगे द एंड, ठीक है। तो चलो दर्पण पढ़ लेते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण क्या होते हैं, ठीक है। दर्पण क्या होते हैं, दर्पण पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना दर्पण क्या होते हैं प्यारे बच्चों। दर्पण किसे कहते हैं, तो देखो जिसकी एक और चिकनी व पालिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण कहते हैं। जिसकी एक और चिकनी व पालिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपको दिखाई तो दे रहा है ना प्यारे बच्चों, जिसकी एक और चिकनी व पालिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसकी एक और चिकनी व पालिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर रख रखा था, कहाँ गया, चलो अभी दिखाई देगा तो मैं आपको दिखा दूंगा प्यारे बच्चों, दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। जिसके एक और चिकनी व पालिशदार सतह होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अब दर्पण प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा है दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और गोली दर्पण, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब गोली दर्पण के भी दो पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों। गोली दर्पण के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों। गोली दर्पण के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। आज हम ये खत्म कर देंगे समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है, इसमें अच्छे से जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है हमारा। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो एकदम सपाट यानी कि बराबर होता है, ठीक है, जो एकदम बराबर होता है और 180 डिग्री पर बनता है, ठीक है। ये मतलब एकदम सपाट होता है, बराबर। या अथवा करके मैंने एक परिभाषा और इसलिए लिखी थी आपको समझाने के लिए कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिसके चारों शीर्ष, समतल दर्पण वह दर्पण है जिसके चारों शीर्ष बराबर हो और धरातल को स्पर्श करते हो, ठीक है। ये इसे भी समतल दर्पण बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण का प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार से, ये क्यों समतल दर्पण है, क्या है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण है हमारा, क्या है, समतल दर्पण। अब इस साइड चिकनी पालिशदार सतह है, ठीक है। तो देखो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश किरण आ रही है ऐसे निकल के जा रही है, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे, ये प्रकाश किरण आ रही है ऐसे निकल के जा रही है, और यहाँ पर कहीं पर कटेगा जहाँ पर, ये मतलब कल्पना कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के भीतर बनता है, आपको दिखाई देता हो। जिसमें समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो, रोज सुबह बाल खींचते हो, वही तो तब समतल दर्पण है प्यारे बच्चों, वही क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण का आप इसमें डायग्राम बना लेना प्यारे बच्चों, क्या करना, इस चित्र को बना लेना। तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसके चारों शीर्ष बराबर हो और वह धरातल को स्पर्श करते हो। और दूसरी पहली परिभाषा कहते हैं समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो एकदम सपाट होता है यानी कि बराबर होता है और 180 डिग्री पर बनता है। जो भी लिखना वो लिख सकते हैं, दोनों परिभाषाएं सही है आपकी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों AGR पॉइंट। AGR पॉइंट यानी कि समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि AGR पॉइंट है कुछ, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, AGR पॉइंट। तो याद रखना, अगर मैं AGR पॉइंट लिख के आऊँ तो समझना क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, देखो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। इसे याद कर लो प्यारे बच्चों, क्या कर लो, याद कर लो कि वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब भी बोलते हैं। यानी कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। देखो ये देखो, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने कितने अच्छे से इसको लिख रखा है। देखो ये कोई दीपक नाम का लड़का है, क्या है ये, देखो दीपक नाम का लड़का, ये कोई समतल दर्पण खड़ा है, ये क्या है, समतल दर्पण हमारा, ये क्या है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण है हमारा, क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये समतल दर्पण रखा हुआ है। अब देखो ये दीपक नाम का लड़का 20 सेंटीमीटर दूर पर खड़ा है, ये 20 सेंटीमीटर, ये देखो वस्तु है, ये दीपक लड़का खड़ा हो, ये वस्तु है, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, ठीक है। ये खड़ा है, अब इसका प्रतिबिंब देखो पीछे, ये देखो दर्पण के पीछे, देखो दर्पण के पीछे कितनी सेंटीमीटर पर बना है, 20 सेंटीमीटर दूर बना है, कितनी 20 सेंटीमीटर ही दूर बना है। वही इसका कहने का मतलब क्या कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, देखो जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर ही क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है। देखा दीपक का प्रतिबिंब, दीपक का, ये बड़ा मतलब
नाटी बॉय लड़का है, ठीक है, दीपक का ये प्रतिबिंब है, तो देखो 20 सेंटीमीटर ही। तो ये पॉइंट याद रखना, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि किसी समतल दर्पण में कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, तो आप बता सकते हो ना 40 सेंटीमीटर पर रखिए तो उतनी दूर बनेगा 40 सेंटीमीटर दूर पर, क्योंकि हमने पढ़ा है AGR पॉइंट कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो भैया इस हिसाब से अगर आपके वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर रखी है तो प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक AGR पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा AGR पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको उल्टा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। दूसरा हमारा AGR पॉइंट क्या है तो उसको देखते हैं। दूसरा हमारा AGR पॉइंट क्या है तो किसी, देखो दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर, यानी कि पूरा शरीर पूरा शरीर का मतलब प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा शरीर देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप हो, आपकी हाइट मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको अगर 50 सेंटीमीटर पूरा अपना एक शीशे में देखना है तो वो शीशा कितना होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट का आधा यानी कि 25 सेंटीमीटर का शीशा होना चाहिए, समझ गए। वही यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा शरीर यानी कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति 40 सेंटीमीटर का है, मान लो व्यक्ति कितना है 40 सेंटीमीटर का, तो दर्पण कितना लगेगा 20 सेंटीमीटर का दर्पण होगा। कितने सेंटीमीटर का होगा दर्पण, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस तरह से। और हमारा तीसरा पॉइंट का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये शायद हमने नहीं बताई थी, ठीक है, ये आपको क्विज में मिला होगा, आज के क्विज में मिला होगा। आपके क्विज में मैंने करवाया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो प्यारे बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। आगे बताऊंगा फोकस दूरी क्या है, आगे मैं आपको ये बताऊंगा फोकस दूरी क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। फोकस दूरी किसे कहते हैं ये मैं अभी आने वाले समय में आपको ये मैं बताऊँगा, ठीक है। ये आपके क्विज में आया था, सॉरी बेटा मैंने कह दिया था, प्रकाश में बताया है, चलो कोई नहीं, आप सीख लो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, बिंदु याद रखना। दूसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है हमारा कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, 1 होती है प्यारे बच्चों। ये दोनों पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या कर लेना, कंठस्थ करना, ये वे क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, दोनों क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप लोग कंठस्थ कर लेना। अब जानते हैं, नोट करके हमने लिख रखा है पार्श्व व्युत्क्रमण, ठीक है, यानी कि समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। इसका मतलब क्या, अगर समतल दर्पण में आप दायां हाथ दिखाते हो तो वो समतल दर्पण में आपको बायां हाथ दिखाई देगा। जैसे आपको दिखाऊं मैं पार्श्व दर्पण, मतलब पार्श्व व्युत्क्रमण क्या है, देखो समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि आप अगर दायां हाथ दिखाओगे तो उसमें बायां समझ में आएगा, ठीक है। आपको देखो होता है, जिसके कारण यदि हम दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण हमें बायां हाथ दिखाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समतल दर्पण में परावर्तित किरणें दिशा बदल जाती हैं, क्योंकि समतल दर्पण में परावर्तित किरणों की क्या होती है, दिशा बदलने के कारण हम अगर दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ये अल्फ़ाबेट बना रखा है मैंने, ये देखो अल्फ़ाबेट का है, ठीक है, इसमें का सीधा बना हो, इस साइड देखो कैसा उल्टा दिखाई दे रहा है ना, उल्टा दिखाई दे रहा है यानी कि विपरीत दिखाई दे रहा है ना। इसे क्या होता है, अगर आप दायां हाथ उठाओगे, आप अगर दायां हाथ उठाओगे तो उसमें क्या दिखाएगा, बायां हाथ उठता हुआ दिखाएगा। तो पार्श्व व्युत्क्रमण होता है, ये नोट करके याद रखना कि समतल दर्पण कैसा होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब सर ने क्या बताया था, सर ने पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब ये बताया था कि आप अगर समतल दर्पण में दायां हाथ उठाते हो तो हमको कैसा हाथ, बायां हाथ दिखाई देता है प्यारे बच्चों, कैसा बायां हाथ। तो ये आप बना लेना, आपको समझने के लिए नोट्स है बढ़िया से, ठीक है। तो हमारा यहाँ से होता है समतल दर्पण समाप्त। तो समतल दर्पण हमारा समाप्त हो गया, आप लोग समतल दर्पण को लिख लेना, याद कर लेना। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण पर प्यारे बच्चों, किस पे, गोलीय दर्पण पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है गोलीय दर्पण, जरा देखते हैं उसको। अब मैं अपनी आवाज़ चेंज करके आप लोगों को समझाऊंगा, जादू हूँ मैं, जादू, देखना किस तरह से समझाता हूँ मैं आपको। तो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं मेरे लाडलो, स्फेरिकल मिरर होते हैं किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि देखो एक कांच का गोला पूरा होगा, कोई ऐसे करके पूरा कांच गोला होगा, ठीक है, उसको हमने 20 से ऐसे काट दिया है, तो देखो इसका खोखला भाग, अंदर की ओर देखो खोखला है, ये देखो खोखला है, तो कांच के खोखले हुए भाग को क्या कहते हैं हम लोग,
गोलीय दर्पण कहते हैं मेरे लाडलो। या क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसे इसे क्या कहते हैं, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं मेरे लाडलो, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बता दी थी, यहाँ भी बता दिया। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा हमारा क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों ये क्लियर हुआ, जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग मेरी एक बात सुनिएगा, आप लोग समतल दर्पण के उपयोग लिख लेना, ठीक है। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग कैसे लिखोगे, जैसे समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो आप लोग रोज अपना शकल देखते हो ना, शकल चेहरा, तो यानी कि प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। दूसरा टार्च लाइट, ठीक है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, टार्चों की लाइटों में समतल दर्पण ही लगा होता है, क्लियर है। ये चीज़ लिख लेना, 1-2 लिखना हो तो समतल दर्पण के प्रयोग लिखना हो या उपयोग लिखना हो तो लिख लेना। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आओ देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से लिख लिया था कि गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। तो आओ उत्तल दर्पण समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है मेरे लाडलो, तो ध्यान से देखना आप लोग, उत्तल दर्पण क्या होता है समझते रहना केवल। वह गोलीय दर्पण, देखो उत्तल का मतलब, उत्तल का ऊ ले लो, उत्तल का ऊ यानी कि उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये देखो किताबी ज्ञान देखते हैं क्या लिखा है, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका परावर्तक सतह, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है इसका ये क्या है, परावर्तक सतह, इसे क्या बोलेंगे, ये परावर्तक सतह है प्यारे बच्चों, क्या है, परावर्तक, ठीक है प्यारे बच्चों। राइटिंग थोड़ी सही नहीं बन रही, ठंड का मौसम है, परावर्तक सतह प्यारे बच्चों, क्या है ये, परावर्तक सतह, ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, उत्तल। ये उत्तल दर्पण का चित्र है, ठीक है। याद रखना कि इसके अंदर की ओर कलाई होती है, इसमें देखो अंदर की ओर कलाई है, ठीक है, और बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ, इसका क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। देखो ये प्रकाश किरण आई ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे आई और इसका रिफ्लेक्शन ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हमने डॉट डॉट करके मान लिया कि ऐसे मिल रही है, देखो मान लिया कि ऐसे मिल रही है, ठीक है, ऐसे इनको कल्पना कर ली। और एक प्रकाश किरण ऐसे आई तो ये ऐसे निकल जाएगी इस साइड की ओर, ठीक है, इधर की ओर निकलेगी, ये मान लिया कि ये ऐसे जा रही है अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे बैक करके ऐसे निकल जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसकी में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बाकी आपको मैं अभी जानकारी दूंगा, ये डायग्राम बनाना सीख लेना कि इस तरह से समतल दर्पण का चित्र बनता है, ठीक है, केवल इतना सीख लेना, ठीक है। ये परावर्तन हो रहा है, देखो वापसी जा रहे हैं प्रकाश किरणें, क्लियर हुआ। यानी कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, क्लियर है। ये चित्र बना लेना आप। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है हमारा, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण को देखते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है प्यारे बच्चों, क्या, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, देखो उत्तल का उभरा हुआ था, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ होगा परावर्तक सतह, ठीक है। इसका चित्र इसमें क्या होगी, पॉलिशदार सतह कहाँ होती है, उभरे हुए तल की ओर होती है, देखो बाहर की ओर होती है, उसमें पॉलिश कहाँ आती है, अंदर की ओर, इसमें पॉलिश कहाँ है, बाहर की ओर, देखो ये पॉलिश है, ये पॉलिश है बाहर की ओर, देखो पॉलिशदार सतह यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही हैं और इनका ये ऐसे निकल जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे निकल जा रहे हैं, एक प्रकाश किरण ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे निकल रही है दोनों। और देखो यहाँ पर हमने ये सी बना रखा है, सी का वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एफ बना रखा है, सॉरी बेटा यहाँ पर हम लोगों ने एफ बना रखा है, एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, अभी मैं बताऊंगा फोकस क्या होता है। और ये सी क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, या ठीक है, इसको भी बताऊंगा मैं अभी। तो आप ये समझ गए, अवतल दर्पण का चित्र, इसको बना लेना, ठीक है। अब कुछ इनसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के चित्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। परिभाषाएं क्या, जैसे फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इस प्रकार की ध्रुव किसे कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। चलो तो आप परिभाषाएं देख लेते हैं, वो परिभाषाएं क्या क्या है।
कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, चलो प्यारे बच्चों देख लें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जिसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आओ चलो उनको देख लेते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, आओ उसे देखते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखो मुख्य फोकस दर्पण में, ध्यान से देखना वहीं पर, मुख्य फोकस में दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्यारे बच्चों मुख्य फोकस होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस के, उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो वही मैंने लिख रखा है, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मुख्य फोकस क्या होगा, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये दर्पण है, ये कोई दर्पण है, देखो ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष है, ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, नीचे दिखाई भी दे रहा होगा, ये मुख्य अक्ष लिखा है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं, जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर मुख्य फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों अब जानते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखो इनको लिख लेना, इसको लिख लेना और याद भी करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसको याद करना, याद हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, भी मैं समझाऊंगा इसको। देखना मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस गोली दर्पण, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को गोली दर्पण के ध्रुव, ये देखो ध्रुव है, गोली दर्पण का ध्रुव, ठीक है, ये गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा मिला रही है, तो इसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। प्यारे बच्चों यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। वहीं यहीं पर मैंने ये लिख रखा है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चों क्लियर हुआ, ये आप ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब ऊपर वाली परिभाषा को समझें, मुख्य फोकस को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करना, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, अच्छा दर्पण का मुख्य अक्ष ये, इसके समांतर ये किरणें होगी, ठीक है, समांतर, मान लो इसके किरणें ये समांतर है। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मान लो आ रही है, ठीक है, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, इसका परावर्तन होगा ऐसे करके, मान लो इसका परावर्तन ऐसे हो गया, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर देखो मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर क्या होता है, फोकस, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, दर्पण का मुख्य फोकस तो यहाँ पर बन गया, दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो, केवल आप समझ गए होगे। ठीक है, अब जानते बच्चों उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस, हमने मुख्य फोकस की कॉमन परिभाषा देख ली, ठीक है, कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस का निर्माण होता है। ये हमने देख लिया। अब अगर कोई पूछ दे कि भैया बताओ उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होगी, तो उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होगी, जिसमें प्रकाश किरणें क्या होंगी, मिलती हुई, जिसमें प्रकाश किरणें क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। प्यारे बच्चों ठीक है, देखो दर्पण के उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण का कोई मुख्य फोकस पूछे तो ये समझ लो कि उसमें क्या होगी, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, और जिसमें प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये चित्र देखो बना लो, देखो ये डॉट, देखो ये प्रकाश किरणें आई, ऐसे आई और इसका रिफ्लेक्शन इस दिशा में हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन हमने डॉट डॉट करके मिला लिया। देखो डॉट डॉट करके मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या, डॉट डॉट कल्पना करके हमने मिला लिया। ठीक है, एक ऐसे प्रकाश किरण आई, ये इस साइड को निकल गई, ठीक है, इसको भी हमने डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे मिला लिया, यहाँ पर मिली, तो जहाँ पर वो मिलती है, ठीक है, जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, इतना बड़ा बना लो, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, समझ में आया प्यारे बच्चों। अब आपसे कोई पूछ दे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, देखो इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, अब उसमें क्या होंगे, मिलती हुई, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसमें मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। तो देखो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, क्या है प्यारे बच्चों, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसमें क्या था, मिलती हुई प्रतीत होती थी, उसमें क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें
में क्या वास्तव में मिलती हैं, उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जिसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जिसमें मिलती हुई प्रतीत हो प्रकाश किरणें, उसमें वो क्या होता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ये चित्र बना लेना, मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं, देखो। और ये C वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अभी वक्रता केंद्र आपको मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये C। चलो देख लेते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। अभी फोकस दूरी भी है देखने के लिए। वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं पहले क्या होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वही है वक्रता त्रिज्या। देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? तो जानते हैं इसको। गोली दर्पण में ध्रुव, ध्यान से देखना, गोली दर्पण में ध्रुव कहाँ है? ये गोली दर्पण में ध्रुव ये है। ध्रुव किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे ध्रुव किसे कहते हैं तो देखो परावर्तक सतह, ये क्या है? परावर्तक सतह, इसके मध्य बिंदु को, ये मध्य में है कि नहीं, बीच में एकदम मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये वक्रता केंद्र है प्यारे बच्चों। ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी यही तो है प्यारे बच्चों, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये इसकी बीच की दूरी है, ये इधर से और इधर तक, इनके बीच की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, चलो ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये बिंदु याद रखना कि जो वक्रता त्रिज्या इसे R से प्रदर्शित करते हैं, जो वक्रता केंद्र है इसे C से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा ध्रुव है उसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब जानते हैं प्यारे बच्चों फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना फोकस पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? उसे फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ, देखो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, ये ऐसे काट के निकल गई। फिर दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर काटी तो वहीं पर क्या होगा? फोकस बिंदु का निर्माण होगा। यहीं पर क्या होगा प्यारे बच्चों? फोकस बिंदु का निर्माण होगा। देखो ये फोकस बिंदु लिखा है, यहीं पर फोकस बिंदु का निर्माण हो गया। क्लियर हुआ? देखो ध्रुव को हमने P से लिख रखा है, वक्रता केंद्र ये क्या? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस ये फोकस F से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ फोकस बिंदु। तो गोली दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये देखो अवतल दर्पण में है, अगर इसी प्रकार उत्तल दर्पण में आप बनाना चाहो तो बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, उस इधर अवतल दर्पण में कहाँ? यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फोकस बिंदु है, ये क्या है? फोकस बिंदु प्यारे बच्चों। ये प्रकाश किरण गई ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हमने डॉट करके इधर मिला लिया इसको। ये प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, इसे भी हमने डॉट करके ऐसे मिला लिया। तो यही जो यहाँ पर मिला है क्या है? F है हमारा, ये क्या है? फोकस बिंदु प्यारे बच्चों। ये क्या है? फोकस बिंदु। ये क्या है? उत्तल दर्पण में हमारा प्यारे बच्चों, क्या है? उत्तल दर्पण में। क्लियर हुआ है प्यारे बच्चों? आपको ये क्लियर हो गया हो कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी परिभाषाएं देख ली। ठीक है, ये परिभाषाएं आपको नोट करते चलना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या नोट हो गई। अब हम आपको बताते हैं फोकस दूरी। पहले बताया था ना समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब देखते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। आओ प्यारे बच्चों, फोकस दूरी किसे कहते हैं? चलो फोकस दूरी देखते हैं। तो हम देखेंगे फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है, दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। मुख्य फोकस ये है, देखो ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है, मुख्य फोकस क्या ये है कि नहीं? तो मुख्य फोकस के इनके बीच की दूरी को, इसके और इनके बीच की दूरी को, ठीक है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, या फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये डायग्राम आप लोग बना लेना, या सिंपल सी परिभाषा है फोकस दूरी की कि दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को, क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे
किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है ये देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे समझना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखो हमारे बोर्ड पेपर में जब हम लोगों ने दिया था तब पूछा गया था, ठीक है, और आप लोगों के में भी पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या और देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। मान लो अगर आर का मान 40 सेंटीमीटर है, किसका, आर का मान, तो एफ का मान कितना होगा, तो आर का आधा 20 सेंटीमीटर, कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि अब ध्यान रखना कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी आधी होगी इसकी 20 होगी, ठीक है। इसलिए सूत्र लिखा है एफ बराबर r/2, ठीक है, एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इसका त्रिज्या गुणा करा देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो r बराबर क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा प्यारा, जो क्या आ जाएगा 2f। अगर मान लो r का मान कितना है, 10 है, तो फोकस f कितना होगा, r 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर r का मान ले 20 है तो f का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझ गए। यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान अगर हम कह दें 100 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, वक्रता त्रिज्या का मान 100 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताओ, वक्रता त्रिज्या की आधी करो, 100 का आधा कितना होता है, 50, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 50 हो गई। अगर मैं कह दूं कि वक्रता त्रिज्या 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताइए, तो 500 का आधा करिए तो कितना हो जाएगा, 250, यानी कि 250 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ पर देखो मैंने इनका मतलब भी लिखा है, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, और एफ का फोकस दूरी है। और आपके लिए क्वेश्चन भी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बताओगे, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बताइए। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस एफ का मान 40 है, एफ का मान 40 है, ठीक है। एफ का मान क्या है, 40 है, तो आर का मान हमसे पूछ रहा है, आर का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखो अब ये इसका आधा, आर का मान का आधा ये आता था, तो इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 80। आर का मान कितना आ जाएगा, 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर होगी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर मैंने एक सूत्र ये इसीलिए लिख दिया है, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। एफ का मान कितना दे रखा है, 40, तो इधर इसकी जगह 2 × 4 रख देंगे तो 40 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना निकाला गया, ऐसे निकाल सकते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा और दर्पण पढ़े, ठीक है, और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी। तो आप लोग इसको अगले लेक्चर में याद करके अच्छे से आइएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो विजेता बैच में हमारे अच्छे से तैयारी हो रही है, बम्फर तरीके से कराई जा रही है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।